of GST Council was held yesterday in the national capital, where several significant reforms are being made, have actually been made, and that will be benefiting the pocket of the Aam Aadmi. But what are its specifics, how it will be benefiting the people, the Janta, and the economy as well? For this, to get to know more on this, I am being exclusively joined by the Finance Minister of Chhattisgarh, and also who was the member of GST Council, was the part of the meeting yesterday that continued for 10 hours, Mr. O.P. Chaudhary ji. Thank you, sir, for speaking with Times Now. First of all, let us talk about the meeting that was held yesterday for 10 hours, and now GST will be having two slabs, 5% and 18%. How it will be beneficial, sir? कितना फायदा होगा? एक्चुअली जो 4 स्लैब्स थे, नाउ इट विल कम डाउन टू 2 स्लैब्स, जैसा कि आपने कहा 5% एंड 18%। तो इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो कमोडिटीज़ थे, इम्पॉर्टेंट जो सर्विसेज थे, उसमें 12% रेट को घटाकर 5% कर दिया गया है। कई सारी चीज़ों को 18% से भी घटा करके 5% किया गया है। इसमें जैसे और बहुत सारी चीज़ों को 5% से घटाकर 0% भी किया गया है। तो जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, आम आदमी के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दूध, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें हैं, या शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, इस तरह की चीज़ें, इस पर मेजर छूट दी गई है, जिससे आम आदमी के जेब पर जो मार पड़ती थी वो बहुत तेज़ी से कम होगा, ड्रास्टिकली कम होगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के एस्पिरेशन की चीज़ होती है कि आज की तारीख में हर व्यक्ति, मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का आदमी एसी लगाना चाहता है, अच्छा फ्लैट वाला टीवी खरीदना चाहता है, बाइक का आदमी खरीदता है, कारें खरीदता है। तो इन सब पे भी 28% से 18% होने जा रहा है। तो आम आदमी को सुविधा देना, उनकी कैपेसिटी, परचेसिंग पावर को बढ़ाना, ये एक मेजर रिफॉर्म के रूप में आदरणीय मोदी जी ने जो लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो ऐलान किया था, उसके अनुरूप निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में कल जीएसटी काउंसिल में हम सब बैठे और हम सब ने ये निर्णय किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही। इसके अलावा जो मेजर चीज़ है कि इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे होता है, उसमें भी मेजर छूट दिए गए हैं जीएसटी में। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, इनमें मेजर छूट दिए गए हैं। हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, फार्मर से रिलेटेड चीज़ें, इन सब में मेजर छूट दिया गया। इससे इकॉनमी को भी बहुत बूस्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली आम आदमी की परचेसिंग पावर को बढ़ाना और इकॉनमी को बूस्ट प्रदान करना, ये नरेंद्र मोदी जी की बड़ी स्ट्रेटजी है। इसी कारण से मैं देखता हूँ कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में भी भारत की इकॉनमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी अमंग्स्ट मेजर इकॉनमीज, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। तो ये तभी हुआ है जब इस तरह के रिफॉर्म्स लगातार मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किए। अभी जी इस तरह के सर जो रिफॉर्म हुए, हमने देखा कि किस तरह से आपने भी बताया, रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं वो उससे जो छूट मिली है उससे आम आदमी की पॉकेट पे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। फिर चाहे वो हम टूथपेस्ट, शैम्पू की बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात कर लें, इससे लेकिन सरकार को किस तरह से फ़ायदा होगा, आम आदमी को फ़ायदा होगा, लेकिन इकोनॉमी की हम बात करें तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाएगा? जी, हमेशा जैसे एक डिबेट इकॉनमी में चलता रहता है कि स्टेट रेवेन्यू कितने हैं, या टैक्स हम जब घटाते हैं तो स्टेट रेवेन्यू कम हो जाएगा क्या, इस तरह की बातें आती हैं। बट एज ए इकॉनमी जब हम बात करते हैं तो स्टेट रेवेन्यू को अगर कम होने की बात होती है, इसका मतलब है जनता को टैक्स में छूट दे करके जनता की जेब में ज़्यादा फायदा देना। ओवरऑल इकॉनमी को कोई लॉस नहीं होता है, एक पॉकेट या दूसरे पॉकेट पे रहता है। तो मोदी जी की हमेशा स्ट्रेटजी रही है कि इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए, आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए स्टेट भले ही रेवेन्यू को एक बार के लिए हमको लगता है कि कम हो रहा है, जैसे उन्होंने इनकम टैक्स में भी किया कि सीधा जो रिबेट है उसको बढ़ा करके उन्होंने 12 लाख कर दिया। तो उससे भी आम आदमी की जेब में पैसा गया। और जब भी आम आदमी की जेब में पैसा जाता है, चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी की बात हो, तो आम आदमी की परचेसिंग पावर बढ़ती है, आम आदमी की सेविंग कैपेसिटी बढ़ती है, और वो इकॉनमी में वो पैसा रोटेट होता है। और जब इकॉनमी की कंजम्पशन पावर बढ़ जाती है तो इकॉनमी को निश्चित रूप से उससे ग्रोथ होता है। यही कारण है कि आज पोस्ट कोविड वर्ल्ड में वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, जबकि दुनिया के बहुत सारी इकॉनमी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं।
टैक्स को 2 स्लैब में कर दिया है, 5 और 18। अब ऑपोजिशन जो है वो लगातार आक्रमण कर रहा है और अटैक कर रहा है गवर्नमेंट पे, कह रहा है कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स था और पहले से ही राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इस बात की डिमांड कर रहे थे कि इसे 2 स्लैब में कर दिया जाए। मल्टीपल इसके जो स्लैब्स हैं उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है और सरकार ने एक लंबा समय ले लिया जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष अनर्गल आरोप लगाता रहेगा। गब्बर सिंह टैक्स तो वो था जो जीएसटी के रिफॉर्म आने से पहले 17 प्रकार के टैक्स लगते थे राज्यों के द्वारा, सेंटर के द्वारा, और चुंगी कर, अप्रत्यक्ष प्रकार के, दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के 17 प्रकार के कर लगते थे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बॉर्डर को पार करने के लिए एंट्री टैक्स देना पड़ता था। घंटों गाड़ियों को खड़े रखते थे, लोग चौकी लगा लगा करके रोकते थे, भ्रष्टाचार होता था। गब्बर सिंह टैक्स तो वो था। राहुल गांधी जी देश की जनता को अनर्गल तरीके से, गलत तरीके से हमेशा भ्रामक बातें करने की कोशिश करते हैं। जीएसटी देश की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा सुधार था। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट इस बात को मानते हैं और उससे लोगों के टैक्स रेट में कमी आई, लोगों को बिजनेस करना आसान हुआ, आम आदमी के टैक्स रेट में कमी आई। और आज जो जीएसटी में जो स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म हुए हैं वही कारण है कि आज टैक्स बेस भी बढ़ रहा है और टैक्स के रेट भी कम हो रहे हैं। और यही रिफॉर्म है जिसके कारण आज नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा स्टेप लेने का साहस कर पाए कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को ऐलान किया जीएसटी 2.0 का। और इसका सीधा फायदा किसानों को, फार्म खेती संबंधी चीज़ों में, लेबर इंटेंसिव चीज़ों में, हेल्थ संबंधी चीज़ों में, एजुकेशन संबंधी चीज़ों में, जो आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, मिडिल क्लास की चीज़ें हैं, उन सब में फ़ायदा मिल पा रहा है। विपक्ष अनर्गल आरोप लगाता है, वो उनका हैबिट बन चुका है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई भी टैक्स को कम करने की जब बात आती है तो सामान्यतः अपोजिशन के लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है टैक्स कम कर लीजिए लेकिन हमारा रेवेन्यू प्रोटेक्ट करिए। तो ये तो दोहरी बात हो गई। तो इस तरह से ये दोहरी बातें करते हैं। आज मोदी जी ने साहस दिखाया है रिफॉर्म्स का, आम जनता को लाभ पहुंचाने का, और उसी का फायदा देश को, प्रदेशों को हो रहा है। टीएमसी कह रही है कि ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, हमने इस बात की डिमांड रखी थी, हालांकि डिले हुआ है, जनता को लूटा भी गया है इतने समय तक, जिस तरह से टैक्स लागू किए गए और अपनी तरफ सरकार ने काफ़ी सारा फायदा किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी सर? विपक्ष का व्यवहार हमेशा दोहरेपन वाला रहता है, डबल स्टैंडर्ड्स में विपक्ष काम करता है। जीएसटी काउंसिल के अंदर हमारा रेवेन्यू प्रोटेक्ट करिए, जनता को जब भी लाभ देने की बात आती है तो उस तरह से वो चीज़ों को भ्रामक दिशा में भ्रमित करने का काम करते हैं, डबल स्टैंडर्ड में बात करते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि हम टैक्स कम कराना चाहते थे। मोदी जी ने जिस दिन ऐलान किया हम सब उसके लिए समर्पित हो गए अल्टीमेटली। बट मैं जीएसटी काउंसिल को कहूँगा कि लास्ट में सब एग्री हुए, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि विपक्ष का व्यवहार डबल स्टैंडर्ड वाला होता है। वो हमेशा मतलब अंदर टैक्स कम कर लीजिए लेकिन हमारा रेवेन्यू प्रोटेक्ट करिए, ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात है। सेस की सर आप बात कर रहे थे, उसको भी मर्ज कर दिया गया है। आप छत्तीसगढ़ से आते हैं, वहाँ पर भी इसका किस तरह से फ़ायदा होगा, अन्य राज्यों में, या फिर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो मर्जिंग से किस तरह का फ़ायदा होने वाला है, इस बात पर आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। जी, सेस कोल पर जैसे मैं बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 400 रुपये पर टन का कोल लगाया जाता था, सेस लगाए थे, 400 रुपये पर टन का सेस लगाया जाता था। तो इसलिए लगाया जाता था कि जो जीएसटी जब लागू किया गया तो सारे जीएसटी काउंसिल के सारे मेंबर्स ने सबने परस्पर सहमति से ये तय किया था कि 5 साल तक स्टेट्स को 14% की रेट से अगर रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। उसी बीच में कोविड आ गया और कोविड आने के कारण, कोविड जैसे ही आया तो सारे रेवेन्यू में ड्रास्टिक फॉल हुआ और उसे फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्स्ट्रा लोन लेकर के रिम्बर्स करने का काम किया और 400 रुपये पर टन कोल पर सेस लगाकर उस जो लोन लिया गया था राज्यों को कंपनसेट करने के लिए, उसके प्रिंसिपल अमाउंट को, मूलधन को और ब्याज को वापस रीपे करने का काम भारत सरकार इस सेस के माध्यम से करती थी। अब वो अक्टूबर में वो जो लोन रीपेमेंट करना था वो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए भारत सरकार ने उस सेस को अब जीएसटी में मर्ज कर दिया है। अब जीएसटी मर्ज होने से जो कोल का कंजम्पशन जिस स्टेट में हो रहा होगा उसको सीधा 50% का लाभ मिल जाएगा।
50% स्टेट को मिल जाएगा, 50% सेंटर को चला जाएगा, और 50% जो सेंटर को चला जाएगा उसके तहत भी फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से 41% का डिवोल्यूशन से स्टेट को फिर से मिलता है। तो स्टेट्स को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा, विभिन्न राज्यों को। मेरे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को मुझे लगता है 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का एक प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी जो मेरा एस्टिमेशन है 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस रिफॉर्म के लिए भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिरी सवाल सर, देश को विकासशील से विकसित का सफर तय करना है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम ऑलरेडी हैं ही। इस तरह की रिफॉर्म्स, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जो हैं, ये कैसे मदद करेंगे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव आस्क्ड कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम किसी इकोनॉमी को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाने की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि टैक्स के रेट कम होने चाहिए और टैक्स का बेस बढ़ना चाहिए। जीएसटी के रिफॉर्म्स के साथ ये इसका आउटकम आया है। इसे आप डेटा में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लाइक 1947 जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तब से लेकर 2017 तक के जो 70 साल हैं, इन 70 सालों में टोटल इनडायरेक्ट टैक्स 66 लाख हम ऐड कर पाए। 70 सालों में 66 लाख हम ऐड कर पाए। एवरेज टैक्स पेयर्स, इनडायरेक्ट टैक्स का जो नंबर है पेयर्स का, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि एक साल में जो रिटर्न फाइल करते थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो एक साल में 1 लाख से भी कम टैक्स पेयर हम ऐड कर पाए। बट हम जीएसटी के रिफॉर्म के बाद 8 सालों की हम बात करें तो इन 8 सालों में 85 लाख नए टैक्स पेयर हम ऐड कर पाए। 70 सालों में 66 लाख और 8 इयर्स में 85 लाख। पहले हम पर एनम 1 लाख से भी कम टैक्स रिटर्न करने वाले लोग जोड़ पा रहे थे, और जीएसटी रिफॉर्म के बाद पर एनम हम 10 लाख से ज़्यादा लोगों को हम ऐड कर पाए। तो ये रिफॉर्म्स में होता है, और यही डेवलपिंग इकॉनमी को डेवलप्ड इकॉनमी बनाने का रास्ता होता है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इकॉनमी में नए लोग, नए बिजनेसमैन, नए कारोबारी जुड़ते जाते हैं। और अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ऐड होते हैं, और तभी कोई सरकार टैक्स रेट को कम कर पाती है। तो डेवलप्ड इकॉनमी बनाने का मतलब ये है कि हम टैक्स रेट्स को कम करें, टैक्स पेयर्स का बेस बढ़े, और उस दिशा में मोदी जी के रिफॉर्म्स के कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा इकोनॉमिक और टेक्निकल पॉइंट है कि जैसे जैसे कोई इकॉनमी मैच्योर होती है, आगे बढ़ती है, डेवलप्ड इकॉनमी की ओर आगे बढ़ती है, तो उसके डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले लोगों की कैपेसिटी और नंबर बढ़ता जाता है। लाइक पर्सनल इनकम टैक्स की मैं बात करूँ या कॉर्पोरेट टैक्स की मैं बात करूँ, वो उसकी कैपेसिटी और नंबर बढ़ता जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर डिपेंडेंसी इकॉनमी में कम करना चाहिए। उसी दिशा में मोदी जी की जीएसटी रिफॉर्म को देखना चाहिए कि उन्होंने अब जीएसटी रेट्स कम कर दिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करने का काम किया है। तो 2017-18 में जब जीएसटी आया था, तो जब देश में तब डायरेक्ट टैक्सेस, पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स अराउंड 10 लाख करोड़ आते थे। आज 2025 में लगभग 22 लाख करोड़ आते हैं। तो इकॉनमी उस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। मोदी जी के रिफॉर्म्स हैं जिसके कारण देश और देश की इकॉनमी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात थैंक यू करने के लिए। सो मच।